हेलो फ्रेंड्स। एनवायरनमेंट के PYQs हम डिस्कस कर रहे हैं 2024 का जो प्रीलिम्स का पेपर था उससे, और जो क्वेश्चंस बच गए थे उनको हम आज इस पार्ट में पूरा करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट इन दिस सीक्वेंस एंड दिस इज 24th अकॉर्डिंग टू सेट ए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन के लिए तीन स्टेटमेंट दे रखी हैं। क्या? इट इज़ वन ऑफ द एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस, कि भाई ये यूएन की एक एजेंसी है। सेकंड, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज आर द इनिशिएटिव्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू इंस्पायर एक्शन टू टैकल द ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस। ग्लोबल सैनिटेशन क्राइसिस को टैकल करने के लिए ये तीन इनिशिएटिव इस संस्था ने लिए हैं। द मेन फोकस ऑफ इट्स फंक्शन इज टू ग्रांट फंड्स, किसको? टू द लिस्ट डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज टू अचीव द एंड ऑफ ओपन डेफिकेशन। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? टू ओनली, थ्री ओनली, वन एंड टू, टू एंड थ्री। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी सिर्फ सेकंड स्टेटमेंट ठीक है, बाकी दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं। इट इज़ नॉट एन एजेंसी ऑफ यूएन, और फंड से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं है। क्या है ये ऑर्गेनाइजेशन, ये जानना ज़रूरी हो जाता है। ये एक एनजीओ है, यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको 2001 में सेटअप किया गया। क्यों? ताकि जो टॉयलेट और सैनिटेशन की कंडीशंस हैं वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में उनको इम्प्रूव किया जा सके। इसको कंसल्टेटिव स्टेटस प्राप्त है किसके साथ? यूएन इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, काउंसिल जो है यूएन की, उसके साथ इसको कंसल्टेटिव स्टेटस है, ना कि ये उसकी कोई एजेंसी है। देन सेकंड, वर्ल्ड टॉयलेट डे, वर्ल्ड टॉयलेट समिट, वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज, ये तीन इनिशिएटिव्स हैं इस ऑर्गेनाइजेशन। किस बात के लिए? ताकि अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। Next, consider the following statements. Lions do not have a particular breeding season. Second, unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Third, unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. Which of the following statements given above? Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is A, यानी फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट ठीक है। फर्स्ट क्या है? लॉयंस डू नॉट हैव पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन, यानी उनका कोई एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, वो कभी भी ब्रीडिंग कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड, अनलाइक मोस्ट अदर बिग कैट्स, चीता जो होते हैं वो रोर नहीं करते, दाड़ते नहीं हैं। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड इज इनकरेक्ट। अनलाइक मेल लायंस, मेल leopards do not proclaim their territory by scent marking. They proclaim their territory by scent marking. लायंस क्या है? इनका कोई पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन नहीं होता, ये प्रोक्लेम करते हैं अपनी टेरिटरी को। कैसे? बाय रोयरिंग एंड सेंट मार्किंग। सेंट मार्किंग से मतलब क्या है कि कहीं पे इन्होंने जैसे जो यूरिन के ज़रिए या कहीं अपने पैर से मार्किंग के ज़रिए, ये एक मतलब अपनी जिस एरिया से जाते हैं, जहाँ रहते हैं, वहाँ एक इनकी मार्किंग करने का स्टाइल होता है। वो दूसरे लायंस ही समझ पाते हैं उस चीज़ को, उसको सेंट मार्किंग बोलते हैं। दे प्रोक्लेम, उसके ज़रिए ये अपनी टेरिटरी प्रोक्लेम करते हैं। देन दीज आर नेटिव टू अफ्रीका एंड इंडिया। ये सोशल स्पीसीज हैं जो ग्रुप्स फॉर्म करते हैं, जिनको प्राइड्स बोलते हैं। दीज आर लिस्टेड एज वल्नरेबल ऑन IUCN रेड लिस्ट सिंस 1996। चीता क्या है? चीता डू नॉट रोर लाइक अदर बिग कैट्स बिकॉज उनका एक फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है वॉइस बॉक्स का। ये फास्टेस्ट लैंड एनिमल हैं, वल्नरेबल हैं IUCN की रेड लिस्ट पे, नेटिव हैं अफ्रीका और सेंट्रल ईरान के। देन लियोपर्ड, दे प्रोक्लेम टेरिटरी बाय सेंट मार्किंग, जैसे यूरिन वगैरह के ज़रिए। और वल्नरेबल स्टेटस इनका IUCN रेड लिस्ट पे, नेटिव हैं
अफ्रीका और एशिया की। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है, कई क्वेश्चंस में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि कोई भी स्पीसीज किस एरिया की नेटिव है, इसके बारे में बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो कोई भी स्पीसीज जब आप पढ़ें तो ये जानना ज़रूरी है कि भाई ये स्पीसीज किस एरिया की या किस रीजन की नेटिव है। जैसे लायंस हैं वो अफ्रीका इंडिया के नेटिव हैं, चीता जो है अफ्रीका और सेंट्रल ईरान के नेटिव है, ना कि इंडिया या इंडिया से इनका कोई लेना देना मतलब नेटिव के पर्सपेक्टिव से नहीं है। लेपर्ड दीज आर नेटिव टू अफ्रीका एंड which one of the following is the correct description of 100 million farmers। 100 million farmers एक टर्म्स यूज हुई है, इसके पर्सपेक्टिव में कौन सा इसका करेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ए, इट इज ए प्लेटफॉर्म फॉर accelerating the transition towards food and water system that are net zero, nature positive and aims to increase farmer resilience। B, it is an international alliance and a network of individuals and farming organizations interested in supporting and strengthening the development of organic animal husbandry, right। यानी इसका जो मेन वो है वो ऑर्गेनिक एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड है। फर्स्ट क्या था, नेट जीरो यानी कार्बन एमिशंस को ख़त्म करना, नेचर पॉजिटिव, फार्मर रेजिलियंस को बढ़ाना, ये कीवर्ड है इसके, इन पे फोकस करना है। इट इज़ ए डिजिटल प्लेटफॉर्म, इस चीज़ के लिए फुली इंटीग्रेटेड विद सर्विस प्रोवाइडर्स एंड बिल्ट ऑन ब्लॉकचेन दैट लेट्स बायर्स, सेलर्स एंड थर्ड पार्टीज ट्रेड फर्टिलाइजर्स। यानी फर्टिलाइजर्स का जो ट्रेड है उसको क्विकली और सिक्योरली इंश्योर करने के लिए ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इट इज़ ए प्लेटफॉर्म विद द मिशन ऑफ एनकरेजिंग फार्मर्स to form farmer product organizations or agri-business consortiums, thus facilitating the access to global open markets। जो ओपन मार्केट्स हैं वो उसमें वो अपना प्रोडक्ट्स सेल कर पाएँ वर्ल्ड लेवल पे, उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म है। तो करेक्ट आंसर इन दिस केस इज ए, यानी 100 मिलियन फार्मर इज एन इनिशिएटिव या एक प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए, ट्रांजिशन करना किस चीज़ की ओर, इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस की ओर। इट इज़ एन अडोप्शन ऑफ रीजनरेटिव एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एडेप्शन प्रैक्टिसेस एट फार्म लेवल। इस चीज़ के ट्रांजिशन के लिए इट एम्स फॉर नेट जीरो, नेचर पॉजिटिव और फार्मर रेजिलियंस को बढ़ावा देना। Consider the following: number 1, battery storage; second, biomass generators, fuel cells, rooftop solar, photovoltaic units. How many of the above are considered distributed energy resources? इनमें से कौन से को या किन किन को distributed energy resources कहा जाता है? वितरित ऊर्जा संसाधन। Only 1, only 2, only 3, all 4। Correct answer in this case is D, यानी सभी उस कैटेगरी में आते हैं। कौन सी कैटेगरी में? डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज की कैटेगरी में। इस चीज़ को समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज हैं ये क्या होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं वो स्मॉल स्केल एनर्जी सोर्सेज होते हैं, इतने स्मॉल कि भाई उनका यूज वहीं ऑन दी साइट होना होता है या साइट के आसपास ही जो वो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे उसका यूज होता है। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें तो रूफटॉप सोलर पैनल हैं, जैसे रूफटॉप फोटोवोल्टिक यूनिट्स हैं, पैनल लगाए जाते हैं इस टाइप के, तो ये यहीं पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और घर में ही इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होता है। उसी तरह बैटरी स्टोरेज हैं, इन्वर्टर वगैरह की आपने देखी है, बायोमास जनरेटर्स, फ्यूल सेल्स, ये सब डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं। ये स्मॉल स्केल पे एनर्जी जनरेट करते हैं और वो जनरेशन के नियर साइट पे ही उसका यूज़ होना होता है। ट्रेडिशनली हम देखते आए हैं कि फ्यूअर लार्ज प्लांट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि भाई वो ही एनर्जी जनरेट करेंगे, उनकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनका ही एक सेटअप जमाया जाता था। लेकिन अब मैनी स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स हो गए हैं। विंड एनर्जी हम देखते हैं, सोलर एनर्जी, बायोगैस, देन मोस्टली सेंट्रलाइज्ड
जो पहले का सिस्टम है वो सेंट्रलाइज्ड है, लेकिन ये जो सिस्टम है ये डिसेंट्रलाइज्ड है। इसमें बाउंड्रीज का ध्यान नहीं रखा जाता, ग्राउंड लेवल ग्रास रूट लेवल पर जाके इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। देन इट इज़ बेस्ड ऑन लार्ज पावर लाइन्स एंड पाइपलाइंस। इट इज़ बेस्ड ऑन स्मॉल स्केल ट्रांसमिशन एंड रीजनल सप्लाई कंपनी। ये स्मॉल स्केल पे होता है, साइट के जैसे हमने देखा, साइट जहाँ भी सोर्स है उस सोर्स के पास में जो साइट है वहीं पे उसका यूज़ होना होता है, तो ये स्मॉल स्केल पे होते हैं। लेकिन जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है हमारे, वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन भी करते हैं और लार्ज स्केल पे डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं। टॉप बॉटम अप्रोच रहती है। ये अप्रोच बोथ डायरेक्शंस है, टॉप टू बॉटम एंड बॉटम टू टॉप। पैसिव ओनली पेइंग जो फैमिलीज हैं, दे आर पैसिव रिसीवर्स यूजर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन दिस केस जो डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी सिस्टम है उसमें जो फैमिलीज हाउसेज हैं वो एक्टिव पार्टिसिपेंट हैं सिस्टम में। वो एनर्जी को रिसीव यूज़ भी करते हैं और एनर्जी को जनरेट करके खुद यूज करके और दूसरे स्मॉल स्केल पे सप्लाई की भी कैपेसिटी रखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज ए यूनिक रिलेशनशिप with an insect that has evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? Fig, maua, sandalwood, silk cotton. Correct answer in this case is A, यानी फिग अंजीर का पेड़ के साथ एक ऐसा इंसेक्ट, कीट जिसको बोलते हैं, उसकी ऐसी रिलेशनशिप है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है कि सिर्फ यही इंसेक्ट फिग ट्री को पोलिनेट कर सकता है। फिग ट्री अंजीर का जो पेड़ है ये नेटिव है। अगेन नेटिव स्पीसीज कहाँ की है ये जानना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इट इज़ नेटिव टू मेडिटेरियन रीजन। स्मॉल डेसिडुअस ट्री होते हैं, मॉडरेट सोर्स ऑफ डाइटरी फाइबर प्रोवाइड करते हैं और इनकी यूनिक रिलेशनशिप होती है किसके साथ, एक पोलिनेटर के साथ। कौन सा पोलिनेटर स्पीसीज? वास्प्स। स्पेशल टाइप ऑफ वास्प होते हैं जिनकी फिग के साथ, फिग ट्री के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होती है और सिर्फ वास्प ही इनको पोलिनेट कर सकते हैं। वास्प क्या होते हैं? ये इंसेक्ट्स हैं। सम आर पोलिनेटर एंड सम अदर्स फीड ऑफ द फिग ट्री। सभी पोलिनेट नहीं करते, कुछ स्पीसीज हैं जो पोलिनेट करती हैं। दे लुक लाइक दिस। तीन और अलग ट्री स्पीसीज मेंशन कर रखी है, महुआ, सैंडलवुड, सिल्क कॉटन, ऑप्शंस में जो दे रखी है। महुआ इट इज़ बटर ट्री। ये ट्री स्पीसीज कहाँ पे? मेनली ट्रॉपिकल मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट जो हैं इंडिया के, वहाँ पाई जाती हैं, नॉर्थ, सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। सैंडलवुड एक एरोमेटिक ट्री है जिससे अच्छी खुशबू आती है और ये इंडिजिनस है। कहाँ का? किस एरिया का? ट्रॉपिकल बेल्ट ऑफ पेनिसुलर इंडिया, साथ ही साथ मले आर्किपेलागो एंड नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया। जो साउथ ईस्ट एशिया का सेक्शन है, ऑस्ट्रेलिया का सेक्शन है, वहाँ पे भी ये पाया जाता है। इस एरिया का ये इंडिजिनस। सिल्क कॉटन एक ट्रॉपिकल ट्री है, नेटिव है कहाँ का? मैक्सिको, सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका, इस एरिया का ये नेटिव है। Consider the following: butterflies, fish, frogs. How many of the above have poisonous species among them? Only one, only two, all three, none. Correct answer in this case is C. अगर इस क्वेश्चन का आपको नहीं भी पता आंसर मान लीजिए, तो इसमें एक सिचुएशन ये बनती है कि पॉइजनस स्पीसीज पूछ रखी है बटरफ्लाइज की। जब आप वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे बायोडाइवर्सिटी को देखेंगे तो ये अनसर्टेन है कि भाई इसकी सारी स्पीसीज अच्छी होंगी, कोई पॉइजनस नहीं होंगी। ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी की जब बात करें तो कोई ना कोई स्पीसीज ज़रूर पॉइजनस मिल सकती है। तो एक आप गैस करके भी इसको मार्क कर सकते हैं, ऑल थ्री, की हर स्पीसीज की पॉइजनस स्पीसीज यूजुअली मिल जाती है, बटरफ्लाइज की भी, फिश, फ्रॉग्स की भी। ये
क्वेश्चन क्यों पूछा गया, ऑलरेडी 2017 का जो प्रीलिम्स था उसमें एक क्वेश्चन आ रखा है बटरफ्लाइज पे, जहाँ ये पूछ रखा था ड्यू टू सम रीजंस इफ देयर इज ए ह्यूज फॉल इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज, तो उसके क्या कंसिक्वेंसेज होंगे। सेकेंड 2023 का जो प्रीलिम्स था उसमें भी एक ऑप्शन में बटरफ्लाइज मेंशन कर रखा। तो इस तरह से PYQs का एनालिसिस और ऑप्शंस के भी हर कीवर्ड का एनालिसिस ज़रूरी हो जाता है। वेस्प्स पे भी हमने क्वेश्चन देखा है, जो एक अभी फिग ट्री का हमने डिस्कस किया था। सेम हर कीवर्ड को एनालिसिस करना, उसके बारे में बेसिक डिटेल्स कलेक्ट करना इज़ इम्पोर्टेंट। बटरफ्लाई लेक्चर 14 में ऑलरेडी बात हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 5, लिंक विल बी गिवन इन आई बटन। बटरफ्लाई लुक लाइक दिस, देन फिश एंड frog. Consider the following: cashew, papaya, red sanders. How many of the above trees are actually native to India? Again, कोई भी ट्री स्पीसीज है, फ्लोरा या फौना स्पीसीज है, वो कहाँ की नेटिव है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बार बार रिपीट हो रही है, इस चीज़ को आप देख सकते हैं। Only one, only two, all three, none. Correct answer in this case is only one. Which one? Red sanders. रेड सेंडर्स पे भी ऑलरेडी रक्त चंदन जिसको बोलते हैं क्वेश्चन आ चुका है 2016 के प्रीलिम्स में। विद रेफरेंस टू रेड सेंडर्स समटाइम्स सीन इन द न्यूज़, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नंबर 1, नंबर 2, इस टाइप से ये क्वेश्चन था। सेम इसी के बेसिस पे 2024 में आप देख सकते हैं रेड सेंडर्स आपने वहाँ पढ़ा था, एनालिसिस किया था, तो आप जान पाएंगे कि रेड सेंडर्स नेटिव है इंडिया का। तो एटलीस्ट वन ऑप्शन आप श्योर हो जाते हैं। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो रेड सेंडर्स, पपाया एंड कैश्यू। रेड सेंडर्स जो हैं वो नेटिव है, एंडेमिक हैं कहाँ के, इंडिया में कहाँ पे, खासकर जो आंध्र प्रदेश ईस्टर्न घाट है साउथ इंडिया में, वहाँ पे। साइट्स की अपेंडिक्स 2 में इसको इंक्लूड कर रखा है। एंड IUCN की जो रेड लिस्ट है उसमें एंडेंजर्ड स्पीसीज का इसको स्टेटस दे रखा है रेड सेंडर्स को। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1978 का, उसके शेड्यूल 4 में ये इंक्लूडेड है। हार्ड एंड ड्यूरेबल इसकी वुड होती है, फर्नीचर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह बनाने में यूज़ होता है। रोस्ट को टॉलरेट नहीं कर सकता, ये एक इसकी खास फीचर है। इंपोर्ट इसका प्रोहिबिटेड है, और जो एक्सपोर्ट है उसको रेस्ट्रिक्ट कर रखा है, कुछ लिमिटेशंस लगा रखी हैं। लेक्चर 11 क्वेश्चन नंबर 5 में इसके बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है। पपाया इज नेटिव टू मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका। इट इज़ ग्रोन इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। सेंसिटिव होता है किस चीज़ से, फ्रोस्ट और वाटर लॉगिंग से। कहाँ कल्टीवेट किया जाता है इंडिया में, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और गुजरात, इन सभी स्टेट्स में इसको कल्टीवेट किया जाता है, लेकिन ये नेटिव है मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। देन कैश्यू इज नेटिव टू ब्राज़ील। इट इज़ ट्रॉपिकल एवरग्रीन ट्री जो ग्रो कर सकता है एज टॉल एज 14 मीटर या 46 फीट। These look like this. This is red sanders. This is cashew. Sorry, papaya. Thank you. That's all for today.